हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइज, आज 6 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू पटना में ऑर्गेनाइज हुआ था। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू जो है वो पैनल नंबर 1 में हुआ था और पैनल 1 में जब मैं इंटरव्यू देने गया तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लग रहा था। बाकी सारे पैनल में लगभग 4 से 5 मिनट इंटरव्यू चल रहे थे, जबकि पैनल 1 में जो भी कैंडिडेट जा रहे थे मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 15 to 16 मिनट तक चल रहा था। सो गाइज, मेरा इंटरव्यू लगभग 9 से 10 मिनट तक चला और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसका मैंने क्या क्या जवाब दिया वो बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किए गए थे। तो 1 बजे हम लोगों की सबसे पहले एंट्री हुई अंदर। एंट्री होने के बाद एक हॉल में बैठा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक दोनों करवाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था इंटरव्यू के टाइम, बस वही चेक हो रहा था। जैसा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में केवल मार्कशीट अपलोड किया है तो मार्कशीट ही चेक होगा, वहाँ पर प्रोविजनल चेक नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा मैंने EWS RTPS काउंटर वाला ही लेकर गया था, तो वहाँ पर सर ने बोला कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तब आपको SDO के थ्रू जो आपके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनवाना पड़ेगा EWS का। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर आपके पास ऑनलाइन भी EWS सर्टिफिकेट है तो। फिर इसके बाद सभी को दूसरे रूम में ले जाकर बैठाया गया, वहाँ पर वेट कर रहे थे और बैच में लगभग 5 से 6 कैंडिडेट को एक बार कॉल किया जा रहा था इंटरव्यू के लिए। सो गाइज, मेरा जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उसमें एंट्री करते ही सर ने बोला कि आप जहानाबाद से हैं, तो मैंने बोला जी सर। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप प्रॉपर जहानाबाद से हैं क्या। मैंने यहाँ पर ध्यान दिया नहीं, बस बोल दिया कि हाँ सर। तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि बट यहाँ पर तो आपने लिखा है कि आप मखदुमपुर से बिलोंग करते हैं। तो सर बोले, मैंने बोला कि सॉरी सर, मैंने ध्यान से सुना नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद उनका अगला सवाल था कि आपके घर में कौन कौन है। तो मैंने बताया कि सर मैं हूँ, पापा रहते हैं, मम्मी और बहन है, टोटल 4 लोग हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला कि आप अकेले भाई हैं। तो बोले कि हम हाँ सर अकेले ही हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके तो बहुत मज़े होंगे। बोला सर मज़े तो रहते हैं कुछ, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी काफ़ी रहती है अगर आप अकेले हो तो वो थोड़ा मुस्कुराए, बोले ठीक है। फिर आगे पास कर दिए दूसरे कैंडिडेट को, सॉरी दूसरे इंटरव्यूअर पैनल को। तो वहाँ पर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। वहाँ पर मैंने बताया कि पापा फार्मर हैं। तो इसके बाद जस्ट अगला सवाल उनका यह था कि आपके टोटल खेत कितने हैं। खेत मैंने बीघा में बताया था, तो उन्होंने पूछा कि इस बीघा को एकड़ में कन्वर्ट करके बताओ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया था, उन्होंने एकड़ में नहीं बता पाया। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि एकड़ में टोटल कितने बीघा होंगे ये। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है। मैंने स्कूलिंग जहानाबाद से किया था। तो बोला सर जहानाबाद से किया हूँ। इसके बाद उनका सवाल था कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है। तो मैंने ग्रेजुएशन के बारे में बताया कि सर जहानाबाद से ही किया है। फिर उनका सवाल था कि किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो मैंने बताया कि सर जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर से वो ग्रेजुएशन से ही सवाल पूछ रहे थे कि आपका ऑनर्स पेपर कौन सा था। मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री था। तो मैंने बोला सर हिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इसका जवाब मैंने दिया कि सर मैंने कुछ बैंकिंग फैक्ट्स पढ़े हैं, बेसिक बैंकिंग फैक्ट्स, इसके अलावा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। तो फिर उन्होंने अगले मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। जो वहाँ पर तीसरे मेंबर थे उन्होंने हमसे पूछा कि RTGS, IMPS और नेफ्ट, इन तीनों का नाम आपने सुना है। तो मैंने बोला सर यस सर सुना है। तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैंने RTGS के बारे में बताया, IMPS के बारे में बताया और NEFT के बारे में, यानी कि नेफ्ट के बारे में। तीनों का जो भी डिटेल्स था बहुत अच्छे से पढ़ कर गया था पिछले 3-4 दिनों में, तो वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसके बाद उसी सर ने पूछा कि आपका अकाउंट है क्या, बैंक अकाउंट। तो मैंने बोला है सर है। तो किस बैंक में आपका अकाउंट है। मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था। तो मैंने बोला कि सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप अपने बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटी यूज करते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया कि सर डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, UPI वगैरह यूज करता हूँ। तो अगला सवाल उनका था कि आप मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करते। मैंने बोला नहीं सर, मोबाइल बैंकिंग मैं यूज नहीं करता, जो भी फंड ट्रांसफर करना होता है उसके लिए मैं UPI का ही यूज करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि UPI तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मोबाइल बैंकिंग हर किसी को यूज करनी चाहिए। सर मैंने बोला कि सर जो भी बैंक का ब्रांच जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो जो भी फैसिलिटी मुझे यूज करनी होती है डायरेक्ट बैंक पर जाकर यूज कर लेता हूँ, मोबाइल बैंकिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। और UPI के आने के बाद से भी मोबाइल बैंकिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लगता है, इस वजह से मैं UPI से ट्रांसफ़र करता हूँ। बोलने ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा कि बैंक में जाकर के आप क्या क्या करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक में जाकर सारी मैं फैसिलिटी अवेल कर लेता हूँ, तो उनका अगला सवाल यही था कि आप बैंक में जाकर क्या क्या करते हैं। वहाँ पर मैंने बोला कि सर डिपॉजिट किया है मैंने कई बार अपने अमाउंट को, इसके अलावा मैं वहाँ पर विड्रॉ भी करता हूँ और पासबुक अपडेट करवाया है। फिर उसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा कि आपने डिमांड ड्राफ्ट कभी यूज किया है। अब यहाँ पर मैंने डिमांड ड्राफ्ट बस एक बार यूज किया था, लेकिन उसके बारे में मुझे डिटेल्स में ज़्यादा मालूम नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया कि सर आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे डिमांड ड्राफ्ट यूज करने की, इसी वजह से मैंने इसका यूज नहीं किया है। फिर इसके बाद एक मैडम बैठी हुई थी, तो उन्होंने अगला सवाल मैडम को ट्रांसफ़र किया कि मैम आप पूछिए। मैम ने हमसे सबसे पहले पूछा कि ATM और POS मशीन जो होता है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि ATM के थ्रू हम लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बट POS के थ्रू डायरेक्ट स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं वहाँ पर। और बेसिकली जो POS है वो शॉपिंग वगैरह में यूज होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, और कोई डिफरेंस आपको पता है। तो मैंने बोला सॉरी मैम, मुझे बस एक ही डिफरेंस पता है। इसके बाद मैम ने जो अगले मेंबर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अगले मेंबर जो हमसे वो हिस्ट्री से पूछना स्टार्ट किया कि आपका
ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है ना सर? मैंने बोला यस सर। तो फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया कि सर 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पहला सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था ये आपका। तो फिर इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स में पूछा, मैंने डिटेल्स में सारी चीज़ें बता दी जो भी चंपारण सत्याग्रह में हुआ है, कब हुआ था और किन के बुलाने पर महात्मा गांधी बिहार में आए थे, इसके बारे में भी बता दिया बिल्कुल अच्छे से। सारी चीज़ें मैंने इस पहले पढ़ी थी एसएससी के प्रिपरेशन के दौरान भी, इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा था, तो काफ़ी ईजी रहा ये बताना। इसके बाद उन्होंने पूछा कि और भी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताइए। तो फिर से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का ही बताया कि सर 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो उन्होंने बोला तो ये सारी चीज़ें तो मॉडर्न हिस्ट्री की है, कुछ एंशियंट या फिर मिडिवल का बताइए। एंशियंट में मैंने उनसे फिर बोला कि सर यहाँ पर किंग अशोक का जो बराबर केव्स कट है उसके बारे में बताया। इसके अलावा सर बताया कि सर पाटलिपुत्रा पुराना नाम था पटना का। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अच्छा पाटलिपुत्रा पुराना नाम था तो पटना का नाम कब पड़ा, ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने बोला सॉरी सर इसके बारे में मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि किंग अशोक के बारे में और कुछ बताइए। तो यहाँ पर तो मैंने बराबर कट केव के बारे में बता ही दिया था। इसके अलावा बिहार में किंग अशोक के और क्या क्या योगदान रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था, तो इसमें भी मैंने सॉरी सर बोल दिया कि सर इसके बारे में और मुझे कुछ डिटेल्स में नहीं मालूम है। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि कुम्हरार पार्क का नाम आपने सुना है? मैंने बोला बिल्कुल सर सुना है। तो इसका क्या महत्व है? मैंने बोला सर वहाँ पर पुरातत्व स्थल है। तो उन्होंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद उनका अगला सवाल था कि जो बौद्ध संगति हुई थी ना, बस उन्होंने इतना ही बोला। तो हाँ सर मैंने बोला पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगति हुई थी। तो बोले बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद बोले कि और कुछ जानते हो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री के बारे में? तो मैंने बोला सर इतना ही मुझे भी फिलहाल मालूम है, इसके बाद और कुछ याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया फिर से अगले मेंबर को, यानी कि जो 5th मेंबर थे बैठे हुए थे वहाँ पर। उन्होंने हमसे अगला सवाल पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैंने 2-3 स्ट्रेंथ बताए, डेडिकेशन वगैरह के बारे में, ऑनेस्ट के निष्ठा के बारे में। इसके अलावा 2-3 स्ट्रेंथ का नाम उन्होंने और लिया और हमसे पूछा कि ये सब भी आपके अंदर है? मैंने बोला सर बिल्कुल डेफिनेटली है। तो वो थोड़ा मुस्कुराए। फिर उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है अपना कुछ वीकनेस बताओ। तो वीकनेस तो भाई देख लो, सारे लोग यही बोलते हैं कि सर किसी भी काम को करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर भी मैं उस कार्य को पूरा करता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सर किसी भी कार्य को करने के लिए एक फिक्स टाइम होनी चाहिए, इसके अलावा अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो हमें अल्टरनेटिव वे सोचना चाहिए उस कार्य को समाप्त करने के लिए। तो शायद इससे थोड़ा वो इंप्रेस हुए होंगे, थोड़ा मुस्कुराए। उसके बाद बोले चलो बहुत बढ़िया आपने सही से जवाब दिया। इसके बाद एक मैम जो बैठी हुई तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है आपका हो गया। वो बाकी मेंबर से पूछा कि सर और भी कुछ पूछना है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं कोई और नहीं पूछना। जब मैं उठकर जाने लगा तो उनमें से 2 मेंबर थे, उन्होंने बोला कि भाई आपका रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, जाइए तैयारी कीजिए अच्छे से। बस ये बोलकर उन्होंने इंटरव्यू को समाप्त कर दिया। टोटल लगभग 8 से 9 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था, जिसमें से 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ज्वाइन करके आप एक बार देख लेना। इसके अलावा अगर आपने भी आज इंटरव्यू दिया है बिहार में पटना में, तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे। साथ में अपना ऑनर्स पेपर भी मेंशन करना मत भूलना, और आपके ऑनर्स से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी जरूर लिखना, ताकि बाकी सारे कैंडिडेट को भी इससे फ़ायदा मिल सके। सो गाइज ये रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इसके अलावा पहले मैंने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का इंटरव्यू दिया था, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया है और आपके हिसाब से कितने मार्क्स तक आ जाने चाहिए। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।